काले कपड़ों में लिपटा आदमी एल्सी की गर्दन और ज्यादा कसता है और सील की जगह पूछता है। दर्द में तड़पती एल्सी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। तभी एक सफ़ेद बालों वाली औरत, जो असाफ द्वारा एल्सी की सुरक्षा के लिए भेजी गई नाइट होती है, वहां पहुंचती है। नाइट अपनी तलवार से काले कपड़ों वाले आदमी पर वार करती है, लेकिन वो बच जाता है। तुम कोई आम नौकरानी नहीं लगती, आदमी मुस्कुराते हुए कहता है। वो असल में एक नाइट होती है, जिसे असाफ ने एल्सी की रक्षा के लिए भेजा था। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें अंदर से महसूस हो रहा होगा कि तुम मुझे हरा नहीं सकती। काले कपड़ों वाला आदमी डराने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट नहीं डरती। वो एल्सी को धीरे धीरे पीछे हटने को कहती है और अपनी तलवार उठाती है। अचानक उस आदमी के 3 और साथी वहां आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। हार मान लो, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, नाइट कहती है। लेकिन आदमी डरता नहीं, बल्कि मुस्कुराता है। अचानक वो आदमी गायब हो जाता है और नाइट के पीछे से प्रकट होता है। नाइट बचने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो जाती है। वो ज़मीन पर गिर जाती है और खून उगलती है। उसका साथी नाइट दौड़कर उसकी मदद करता है। नाइट अपने साथी से कहता है कि वो असाफ को फ़ौरन बुलाए, क्योंकि ये आदमी उनके बस का नहीं है। वहीं दूसरी तरफ असाफ और ड्यूक टिया अभी भी तहखाने में होते हैं। असाफ ड्यूक टिया को एक कमरे में ले जाता है, जहां एक आदमी बंद होता है। असाफ पूछता है कि क्या वो उसे पहचानते हैं। ड्यूक टिया कहते हैं, हाँ, वो एक शेमन है। सील उन लोगों की निशानी है जिन्होंने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है ना? वो पूछते हैं। ड्यूक टिया को विश्वास नहीं होता कि वो क्या देख रहे हैं। असाफ बताता है कि उसके नाइट ने इस आदमी को पकड़ा है। वो आदमी प्रिंस लुडविग के महल से चुपके से बाहर निकलता हुआ पाया गया। ड्यूक टिया पूछते हैं, उसने मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं किया। असाफ जवाब देता है कि लुडविग मूर्ख है, लेकिन डरपोक भी है। वो सम्राट की इजाज़त के बिना कुछ नहीं करेगा। अचानक असाफ अपने बाएं सीने में दर्द महसूस करता है। उसे बुरा एहसास होता है। तभी एक नाइट दौड़ता हुआ आता है और असाफ से कहता है कि वो फ़ौरन एल्सी की मदद के लिए चले। उसी समय एल्सी उस काले कपड़ों वाले आदमी से बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। आदमी उसकी कलाई जोर से पकड़ लेता है और सील की जगह पूछता है। उस आदमी का चेहरा ध्यान से देखने पर एल्सी को लगता है कि उसने उसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आता। घायल नाइट्स को फिर से लड़ते देख वो आदमी गुस्से में आकर उन पर हमला करता है। तीनों नाइट्स को जोर से पीछे फेंक दिया जाता है। एल्सी ये सब देखकर चिल्लाती है, छोड़ दो मुझे। लेकिन उस आदमी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। मुझे सील की गंध आ रही है, ये औरों से भी ज्यादा गंदी और अशुद्ध है। बता सील कहाँ है? आदमी चिल्लाया और उसकी पकड़ कस दी। उसके हाथ से काला आभा निकली, जो एल्सी के हाथ से टकराई और उसे जलन होने लगी। एल्सी दर्द में अपना हाथ पकड़कर बैठ गई। उसे ऐसा लगा जैसे हाथ जल रहा हो। एल्सी को दर्द में देखकर वो आदमी खुश हुआ और कहा, मैं चाहता था कि तुम्हें जिंदा रखते हुए सील हासिल करूं, लेकिन अगर चाहूं तो तुम्हारे मरने के बाद भी ले सकता हूं। ये सुनकर एल्सी डर गई और रोने लगी। वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उसने आंखें बंद की और असाफ का नाम पुकारा। आदमी मुस्कुराया और हमला करने की तैयारी करने लगा। वह कुछ कर पाता उससे पहले ही आसाफ वहां पहुंच गया और हमला कर दिया, जिससे उस आदमी का बायां हाथ कट गया। अचानक हमले से वो आदमी पीछे हट गया और एल्सी उसकी पकड़ से छूट गई। आसाफ जल्दी से एल्सी के पास गया और उसे सहारा देकर उठाया। एल्सी, तुम ठीक हो? वो चिल्लाया। एल्सी कांप रही थी, दर्द से खुद को संभाल रही थी। वो बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन आसाफ जानता था कि वो बहुत तकलीफ में है। एल्सी का सूझा हुआ और लाल हाथ देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। आसाफ ने नाइट को बुलाया और कहा, एल्सी को तुरंत यहाँ से ले जाओ। फिर वो उस आदमी की ओर पलटा और चिल्लाया, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो फिर से हमला करने लगा। उसका वार आदमी के सीने पर पड़ा, लेकिन वो आदमी जैसे खुश हो रहा हो। बार बार वार करने के बाद आखिरकार आसाफ ने उसे गिरा दिया। हमले के बाद आसाफ थक चुका था, जिससे उसे लगा कि ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। एल्सी को कुछ अजीब लगा। वो आसाफ के पास गई और बोली, सावधान रहो,
मुझे नहीं लगता कि वो मरा है। तभी एल्सी के हाथ में फिर से दर्द होने लगा और आसाफ ने उसे गले से लगा लिया। अचानक दोनों उस दृश्य को देखकर चौंक गए। उस आदमी के शरीर के टुकड़े फिर से जुड़ने लगे। एल्सी को बुक स्टोर की बात याद आई जब उसने गॉड मार्क नाम की किताब पढ़ी थी। किताब 2 हिस्सों में बंटी थी और उसने सिर्फ पहला हिस्सा पढ़ा था, जहां एसफ की मौत हुई थी। वो आगे नहीं पढ़ सकी थी, लेकिन कुछ पंक्तियां अब भी उसे याद थीं। जेकिल आइलैंड हिल्डा, एक मार्क हंटर जो हेस्टिंग क्लिफ के पास रहता है। वह मार्क के अस्तित्व से नफरत करता है और उन्हें इंसानों से निकालकर उनकी जान ले लेता है। किताब के अनुसार वो सर्दियों में प्रकट होता है, लेकिन सर्दी अभी नहीं आई थी, तो क्या ये सब उसकी वजह से हुआ? आसाफ ने एल्सी की ओर देखा। उसे नहीं लगा था कि एल्सी उसे पहचानती है। एसफ ने समझाया कि हेस्टिंग क्लिफ को राक्षसों की गुफा कहा जाता है और वो डेड वीआरसी के किनारे पर है। प्रिंस एल्सेस्ट की साजिश को देखते हुए हिल्डा को सामने देखकर एसफ को यकीन था कि वो सिर्फ जेकिलियन का भेजा हुआ एक क्लोन है। हिल्डा एसफ की बात पर हंस पड़ा। कितने समझदार हो तुम, उसने तारीफ की। मुझे नहीं लगा था कि कोई मुझे प्रिंस एल्सेस्ट के अलावा इतना उत्साहित कर सकता है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, एसफ ने कहा और अपनी तलवार उठाई। डरने की जगह हिल्डा एसफ पर हंसता रहा। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई चमत्कार फिर से होगा? उसने कहा और अपने चारों ओर काली ऊर्जा इकट्ठा करने लगा। माहौल खतरनाक होता देख एल्सी ने एसफ को सावधान किया। एसफ हिल्डा की तरफ दौड़ा और लगातार हमला किया, पर उसके सारे वार खाली गए क्योंकि हिल्डा गायब हो जाता था। शिकार खत्म होने के बाद तुम्हारे साथ मजे करूंगा, हिल्डा ने कहा। उसका ध्यान एसफ पर नहीं, बल्कि एल्सी पर था, क्योंकि उसके पास सील थी। सबसे मज़ेदार होता है वो पल जब कोई अपना मरते देखता है, हिल्डा ने कहा और एल्सी की तरफ बढ़ा। उसने अपना बिगड़ा हुआ हाथ घुमाया और उसे काटने की कोशिश की, लेकिन एसफ ने तलवार से रोक लिया। तभी चारों तरफ नीली रोशनी फैल गई। ओह, तुम्हारा मना से नाता है, दिलचस्प, हिल्डा ने कहा। मैंने कहा था उसे मत छूना, एसफ ने चेताया। एल्सी हैरान रह गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि एसफ मना इस्तेमाल कर सकता है। ये पहली बार है और तुम्हारा रंग नीला है, हिल्डा ने कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एसफ ने गुस्से में जवाब दिया। उसे पता था कि हिल्डा इंसान नहीं है। तुम यहीं मरोगे, उसने चिल्लाकर कहा और हमला किया। हमला सीधा हिल्डा के शरीर पर लगा और उसे तोड़ डाला, लेकिन वो मरा नहीं। उसका शरीर दोबारा जुड़ गया। हिल्डा जोर से हंस पड़ा और एसफ थकने लगा, क्योंकि वो लगातार माना खर्च कर रहा था। दिलचस्प, क्यों हम दोनों एक जैसे हैं? तुम माना का खोल क्यों पहने हो? हिल्डा ने पूछा। हाँ, शायद मैं भी वैसा ही हूँ, एसफ ने जवाब दिया। वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि जैकिलियन का क्लोन इतनी आसानी से हार नहीं रहा था। एसफ ने चारों ओर देखा और हिल्डा की टांग में कुछ अजीब देखा। बिना सोचे उसने उसकी टांग काट दी। एसफ का वार इतना तेज था कि हिल्डा उसे चकमा नहीं दे सका। आखिरकार एसफ ने हिल्डा को हरा दिया। जमीन पर गिरा हिल्डा उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा। वो दर्द से कांप रहा था और रेंगते हुए एल्सी की तरफ बढ़ा। उसने एल्सी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एसफ ने पीछे से उसकी कमर में तलवार घोंप दी। मैं वापस आऊंगा, उस मार्ग के लिए। वो कुछ कहने ही वाला था कि एसफ ने एक और वार कर दिया। अगली बार असली को भेजना, ताकि मैं तुझे धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से मार सकूं, एसफ ने गुस्से में कहा। और वो था क्लोन हिल्डा का आखिरी अटैक। अब अंधेरा होने लगा था। दूर से ड्यूक टिया को एल्सी को बुलाते हुए दौड़ते देखा गया। ड्यूक टिया एल्सी के पास आया और पूछा कि क्या हुआ। एल्सी का लाल सूजा हुआ हाथ देखकर वो चौंक गए। ये मॉन्स्टर का निशान है, उन्होंने हैरानी से कहा। हमें किसी ऐसे पादरी को बुलाना चाहिए जिस पर हम गुप्त रूप से भरोसा कर सकें, आसाफ ने ड्यूक टिया से कहा। ड्यूक टिया बस आसाफ को देख रहे थे। उन्होंने एक ऐसा आसाफ देखा जिसके कपड़े गंदे हो गए थे, लड़ते हुए, और हिल्डा से सारा दिन लड़ चुका था। उसकी आंखों में एक जुनून था, अपने प्रेम को बचाने का, जिसे वह प्यार करता है। इसके बाद आसाफ और एल्सी अपने मैनर लौट आए।
बहुत दर्द हुआ? आसाफ ने पूछा। एल्सी ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। आखिरकार पापा पादरी को लेने गए हैं। वो इसे शुद्ध कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आसाफ ने एल्सी का हाथ छुआ। थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसे गले से लगा लिया। अगर तुम मेरे पास रहोगी तो कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए चिंता मत करो। आसाफ ने उसे शांत करने की कोशिश की। वैसे मैं अचानक मना कैसे यूज़ कर पाया? आसाफ उस घटना के बारे में सोच रहा था। मना एक ऐसी शक्ति है जो हवा में होती है, और जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वो शक्ति आपकी मदद करती है। मैं कैसे कर पाया? क्या मैं वो बच्चा नहीं था जिसे भगवान और सबने छोड़ दिया था, जिसने सब कुछ खो दिया था? आसाफ ने सोचा। उसे याद आया हिल्डा की चेतावनी कि वो वापस आएगा एल्सी की सील लेने। चाहे वो मना हो या डेविल की शक्ति, अगर इससे मैं एल्सी को बचा सकता हूँ तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, आसाफ ने सोचा। फिर उसने एल्सी से कहा कि कुछ दिन मैनर में ही आराम करे, क्योंकि उसे डर था कि हिल्डा फिर हमला कर सकता है। तभी बाहर एक तेज धमाका हुआ और उसके साथ तेज रोशनी फैली। आसाफ और एल्सी मैनर से बाहर भागे ये देखने की क्या हुआ। बाहर आसाफ ने देखा कि कोई अपनी तलवार उठाए खड़ा है। एल्सी जो पहली बार ऐसी रोशनी देख रही थी, हैरान रह गई। इस रोशनी को मैन ऑफ लाइट कहते हैं और ये सिर्फ एक इंसान के पास होती है। उस रोशनी वाले इंसान ने पीछे मुड़कर कहा, आसाफ रैंडल, बहुत समय हो गया। एल्सी ने भले ही पहली बार उसे देखा था, लेकिन वो जानती थी कि वो प्रिंस एल्सेस्ट है। नॉवेल के मुताबिक राजा एडन ने उसे नापसंद किया और 5 साल की उम्र में ही निकाल दिया था, लेकिन वो अपने सबसे बुरे समय में भी चमकता रहा और एक बड़ा फॉलोइंग खड़ा किया। प्रिंस एल्सेस्ट को सामने देखकर एल्सी कंफ्यूज हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। आसाफ ने प्रिंस एल्सेस्ट की ओर देखा और झुककर उनका स्वागत किया। आपका स्वागत है प्रिंस एल्सेस्ट। प्रिमेसा आपको आशीर्वाद दें, उसने कहा। तुम हमेशा की तरह ही हो, एल्सेस्ट ने आसाफ से कहा और फिर एल्सी की तरफ देखा। ये पहली बार था जब एल्सेस्ट ने एल्सी को देखा। प्रिंस को अपनी तरफ देखते हुए एल्सी ने झुककर अभिवादन किया। मैं टिया द फैमिली की बड़ी बेटी एल्सी टिया हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई प्रिंस। प्रिंस एल्सेस्ट एल्सी के पास आए और गंभीरता से उसे देखने लगे। तभी आसाफ ने बीच में कहा, आप महामहिम मेरी मंगेतर के साथ क्या कर रहे हैं? मंगेतर? मुझे नहीं पता था कि तुम इंगेज हो। एल्सेस्ट ने सिर थोड़ा तिरछा करके हैरानी से कहा। ये जल्दी ही ऑफिशियल हो जाएगा। मैंने ड्यूक टिया को प्रपोजल भेज दिया है और उसने पहले ही वादा कर दिया है स्वीकार करने का, असैफ ने प्रिंस एल्सेस्ट को जवाब दिया। प्रिंस एल्सेस्ट ने एल्सी की तरफ देखा, फिर उसका हाथ खींच लिया। असैफ ने एल्सेस्ट को रोका और गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुम्हारी मंगेतर को एक मैजिकल बीस्ट ने जख्मी किया है, मैं उसका इलाज कर देता हूँ, एल्सेस्ट ने असैफ से कहा। उसने गुस्साए असैफ को नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि असैफ को प्रिंस एल्सेस्ट की हरकतें पसंद नहीं आईं, लेकिन एल्सी के लिए उसे यह मंजूर करना पड़ा। प्रिंस एल्सेस्ट ने एल्सी का हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद कीं। थोड़ी ही देर में एक तेज रोशनी फैली। उस रोशनी ने एल्सी के हाथ को, जिसे मॉन्स्टर ट्रेस ने घायल किया था, ठीक कर दिया। इलाज पूरा होने के बाद एल्सेस्ट ने एल्सी का हाथ छोड़ा और असैफ की तरफ देखा। सोचने की बात है, मुझे कॉर्डेस की घटना के बारे में पता चला। लगता है मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, उसने कहा, क्योंकि असैफ ने ही एल्सेस्ट की राजधानी वापसी की सिफारिश की थी। असैफ यह सुनकर खुश हुआ, लेकिन उसने पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? क्योंकि राजधानी से यहाँ तक आने में कम से कम 1 हफ्ता लगता है, एल्सेस्ट ने जवाब दिया। मैं पहले ही राजधानी की तरफ जा रहा था तुम्हारे कारण। तभी मैंने जेकेलियन को संदिग्ध तरीके से चलते देखा, इसलिए मैं अपनी टीम से अलग हो गया और उसका पीछा करने लगा। लेकिन लगता है तुम पहले ही सब संभाल चुके थे, असैफ ने जवाब दिया। तुम हमेशा की तरह ही खतरनाक हो, क्योंकि वो लोग काफ़ी देर तक बाहर थे। असैफ ने प्रिंस को अपने मैनर के अंदर आने का न्योता दिया, लेकिन अंदर जाने से पहले एल्सेस्ट ने एल्सी से पूछा, क्या तुम्हारे पास सील है? ये सुनकर असैफ गुस्से में आ गया और एल्सी भी हैरान रह गई। एल्सेस्ट ने देखा कि वो दोनों चौंक गए हैं, तो उसने समझाया, मैं बस जिज्ञासु था,
जेकेलियन के यहाँ आने का मकसद किसी की सील पाना था, और मुझे लगा कि वो तुम हो सकती हो, क्योंकि सिर्फ तुम्हें ही उस बीस्ट के जख्म हुए। असैफ उस समय बहुत बेचैन हो गया। उसे डर था कि कहीं एल्सेस्ट और एल्सी की सील एक जैसी ना हो। एल्सेस्ट ने कहा, अगर जवाब देना मुश्किल है तो मैं सवाल बदल देता हूँ। उसने अपने दस्ताने उतारे। असैफ घबरा गया और अपनी तलवार थाम ली। एल्सेस्ट ने हाथ उठाया और पूछा, क्या तुम्हारी सील मेरी जैसी है? एल्सी ने सील देखी। वो गुलाबी थी और उसके सील जैसी नहीं दिख रही थी। नहीं, वो मेरी सील से अलग है। जैसा कि आपने सोचा, मेरे पास सील है, लेकिन वो हरी है, एल्सी ने जवाब दिया। असैफ ने चैन की सांस ली। उसे राहत मिली कि उसका डर गलत था। उसने सोचा कि अगर एल्सी और एल्सेस्ट की सील एक जैसी होती तो वह बिना हिचक उसे मार डालता। उसने तलवार की पकड़ ढीली की और सोचा, यकीन नहीं होता मैं इतना पागल हो गया हूँ। मैं अपने होश में नहीं हूँ। एल्सेस्ट ने एल्सी की तरफ देखा और फिर अपने दस्ताने पहन लिए। अच्छा, ऐसा है क्या? प्रिंस एल्सेस्ट ने एल्सी से कहा। एल्सी ने एल्सेस्ट की तरफ देखा और सोचा कि उसके पास पहले से सील कैसे है। सील तो तब आनी चाहिए थी जब एल्सेस्ट और एलिसा की मुलाकात गर्मी के मौसम में होती। महाराज, मैंने तो कहा था वो मेरी मंगेतर है, फिर भी आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? असैफ ने एल्सेस्ट से पूछा। एल्सेस्ट ने जवाब दिया, तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि वही अकेली है जिसके पास सील है, और तुम्हारे पास तो सील नहीं है, फिर भी शादी करना चाहते हो? प्रिंस एल्सेस्ट ने पूछा। यह सुनकर असैफ कुछ नहीं कह सका। एल्सी ने जवाब दिया, हम सिर्फ एक सील से रुकने वाले नहीं हैं, हमने एक दूसरे से वादा किया है। एल्सी ने मजबूती से जवाब दिया। असैफ और एल्सेस्ट दोनों चुप हो गए एल्सी का जवाब सुनकर। उसके बाद असैफ ने दरवाज़ा खटखटाया और एल्सेस्ट के कमरे में गया। उसने पूछा, क्या एल्सेस्ट को कोई मदद चाहिए? प्रिंस एल्सेस्ट ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। एल्सेस्ट ने कहा, तुम मुझे पहले ऐसे देख रहे थे जैसे मार डालोगे, और अब इतना आरामदायक कमरा दे रहे हो। उसे असैफ के बर्ताव पर हैरानी हुई। असैफ ने कहा, इतनी बात नहीं है, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एल्सेस्ट मुस्कुराया और बोला, मैं मजाक कर रहा था। हालांकि वो ज़्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन एल्सेस्ट जानता था कि असैफ कैसे बर्ताव करता है। तुम ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद्दी हो, हर हाल में शांत रहते हो, और कभी अपना संयम नहीं खोते। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, एल्सेस्ट ने कहा। मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है, इसलिए मुझे थोड़ा आसान समझकर बात किया करो, एल्सेस्ट ने कहा और सोफ़ा खींचा। अगर तुम कहो तो मैं मना नहीं करूँगा, असैफ ने जवाब दिया। प्रिंस एल्सेस्ट बैठा और असैफ की तरफ देखा। लगता है तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं, तुम बेझिझक पूछ सकते हो। अगर मुझे जवाब पता होगा तो ज़रूर बताऊंगा, एल्सेस्ट ने कहा। असैफ पास आया और एल्सेस्ट के सामने बैठ गया। वो सील के बारे में पूछना चाहता था, क्योंकि एल्सेस्ट को ऐसे मामलों का अनुभव था। ये सील के बारे में ही है ना? एल्सेस्ट ने पूछा। असैफ ने पूछा, अगर किसी की सील निकाल दी जाए तो क्या होता है? जेकेलियन पहले किसी की सील निकाल चुका है। तुम तो उससे लड़े हो, तुम्हें तो पता होगा। एल्सेस्ट ने जवाब दिया, मुझे भी पूरा नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि अगर किसी की सील निकाली जाती है तो वो तुरंत मर जाता है। क्या कोई अपवाद नहीं हुआ? असैफ ने पूछा। मेरे एक नाइट के पास भी सील थी। किस्मत से वो सील उसने अपने बचपन के दोस्त के साथ शेयर की थी, लेकिन दोनों ही मर गए जब जेकेलियन ने उनकी सील निकाली, एल्सेस्ट ने कहा। वीआरसी साम्राज्य को बने 816 साल हो गए हैं। अगर जेकेलियन नहीं भी, तो और किसी ने भी इतने सालों में सील निकाली होगी, लेकिन आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जिसमें कोई जिंदा बचा हो। ज़रूर कोई वजह है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सुनकर असैफ कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने एल्सेस्ट से पूछा, सील निकाली जाती है, इसका मतलब क्या है? एल्सेस्ट ने बताया, जेकेलियन के मामले में वो सच में उस शारीरिक हिस्से को फाड़ देता है जहाँ सील होती है। सील शरीर से गायब हो जाती है, लेकिन इंसान तुरंत नहीं मरता। इसके बजाय वो एक भयंकर खालीपन महसूस करता है। मेरा नाइट तुरंत नहीं मरा,
लेकिन पागल हो गया और एक दिन से भी कम में खुदकुशी कर ली। जेकेलियन को जिंदा इंसानों से सील निकालना पसंद है और उसे उनकी खाली आंखों को देखना अच्छा लगता है, एल्सेस्ट ने शिकायत करते हुए कहा। प्रिंस एल्सेस्ट का जवाब सुनकर असैफ ने उसे धन्यवाद कहा, क्योंकि इससे उसे कई चीज़ें समझने में मदद मिली। असैफ वहाँ देर तक बैठा रहा, फिर वो खड़ा हुआ और जाने की इजाज़त मांगी। जाने से पहले एल्सेस्ट ने उसे चेतावनी दी, किसी की सील को हटाने का मत सोचना, वरना देवी का श्राप लग सकता है। असैफ पीछे मुड़ा और उसे देखा। एल्सेस्ट बोला, जब तक कि तुम शैतान के लिए काम नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम भी तो देवी के ही बच्चे हो, है ना? उस रात तेज बारिश हो रही थी। एल्सी, जो नहा चुकी थी, एक मेड के साथ अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मेड ने पूछा, अब कैसी तबीयत है? एल्सी मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी वजह से अब बेहतर लग रहा है। मेड ने कहा, रात में काफ़ी ठंडी होने लगी है, अब आप जाइए, सो जाइए। फिर उसने शुभरात्रि कहा और चली गई। एल्सी ने कमरे में कदम रखा तो देखा कि असैफ बिस्तर पर बैठा किताबें पढ़ रहा था। उसे देखकर असैफ बहुत खुश हुआ। उसने एल्सी को अपने पास बुलाया। एल्सी थोड़ी झिंझकी, क्योंकि कमरे में सिर्फ वही दो थे। असैफ ने किताब नीचे रखी और खड़ा होकर बोला, अगर सोने जा रहे हैं तो दरवाज़ा बंद कर दूं? फिर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। वो एल्सी को धीरे से उठाकर बेड तक ले गया। एल्सी का चेहरा लाल हो गया उसकी इस हरकत से। असैफ खुद बिस्तर पर लेट गया और अपना सिर एल्सी की गोद में रख दिया। फिर बोला, तुम आज बहुत डर गई थी, है ना? दिखाने की ज़रूरत नहीं कि सब ठीक है। मुझे इसे और अच्छे से संभालना चाहिए था। एल्सी उसे देखती रही। असैफ की बातों ने उसे सुकून दिया। उसने असैफ के बालों में हाथ फेरा और कहा, मुझे डर था कि मैं अपना वादा नहीं निभा पाऊंगी और तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। जब मैंने कहा था कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तो मैं तुम्हें फिर से अकेला नहीं छोड़ सकती, एल्सी बोली। असैफ उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा, फिर सीधा बैठ गया और उसकी आंखों में देखा। उसने एल्सी को हल्के से किस किया। उस पल असैफ ने सोचा, एल्सी कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल उससे अलग। असाफ ने कहा, जब तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, असैफ बोला। और जब मैंने वो सील देखी, तो मैं अपना आपा खो बैठा। फिर वो सिर झुकाकर बोला, लेकिन मैं तुम्हें डराने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, एल्सी बोली। क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? फिर उसने कहा, मैंने भी तुमसे बातें छुपाई, लेकिन प्लीज़ खुद को तकलीफ़ों में और नुकसान देना बंद करो। जब तुम खुद को तकलीफ़ देते हो, तो वो दर्द मुझे भी होता है, एल्सी बोली। असैफ ने आंखें बंद कीं और धीरे से बोला, मैं वादा करता हूँ, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। उसने एल्सी को किस किया। जैसे ही असैफ ने उसके कपड़ों को छूने की कोशिश की, एल्सी ने उसे रोका और कहा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। असैफ ने खुद को रोका और कहा, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। फिर उसने धीरे से एल्सी का पैर पकड़ा और बोला, तुम्हें छूना कभी भी काफ़ी नहीं लगता है। तुम्हें महसूस करना मुझे बेहद पसंद है। तुम इतनी नर्म हो, लगता है जैसे तुम्हारा गर्म खून मेरे ठंडे दिल को पिघला रहा है। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्या यही है बसंत की बारिश में भीगने जैसा एहसास? फिर उसने धीरे से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एल्सी। बाहर बारिश हो रही थी और कमरे में सिर्फ सुकून था। असैफ एल्सी के बालों को सहलाते हुए बोला, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हो? मुझे तुम बहुत पसंद हो। एल्सी उसकी गोद में सिमटी रही। दोनों चुप थे, सिर्फ बारिश की आवाज़ें थीं और उनके दिल की धड़कन। कभी कभी मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, असैफ ने एल्सी से कहा। एल्सी ने खुशी से मुस्कुराते हुए असैफ को देखा। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, चाहे मेरे पास सील हो या न हो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगी। सील की बात सुनते ही असैफ को प्रिंस अल्सेस्ट के साथ हुई पिछली बातचीत याद आ गई। तुम कह रहे हो मैं देवी का बच्चा हूँ, जबकि मेरे पास सील भी नहीं है? असैफ ने अल्सेस्ट से पूछा। मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। सभी इंसान भगवान के हाथों से पैदा हुए हैं, अल्सेस्ट ने घूरते हुए जवाब दिया।
लेकिन असेफ को यह विचार पसंद नहीं आया। उसे लगता था कि देवी अन्याय करती है। क्यों कुछ लोगों के पास सील होती है और कुछ के पास नहीं? प्रिंस अल्सेस्ट थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, क्या लेडी एल्सी का फेडेड लवर अब तक नहीं आया? उसकी सील को आए कितना समय हुआ? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? असेफ ने कहा। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। प्रिंस अल्सेस्ट ने कहा। मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है एल्सी की सील में। तुम कहना क्या चाहते हो? असेफ ने तीखी नज़रों से उसे देखा।